Good morning, students. Welcome back to Shortcut. So, today we are starting chapter number 4 of Social Science, class 9th, Gujarat Board, National Movements in India. So, this chapter will throw some light on the topic on the movements, national movements that took place in India for freedom. यानी कि आज़ादी के लिए जो हमारे यहाँ पर सत्याग्रह किए गए, जो आंदोलन चलाए गए, उन सब के बारे में इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। जब अंग्रेज़ भारत में थे तो भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उससे वो भली भांति वाकिफ़ थे। क्या थे, उनको बस सब कुछ पता था कि भारतीय लोगों के साथ किस प्रकार से हमें डील करना है, और इसी का फ़ायदा उठाकर यानी कि जो हमारे भारतीय लोग थे, जो हमारे राजा थे, उनकी आपस के अंदर जो डिस्प्यूट्स थे, यानी कि एक दूसरे के साथ जो उनकी लड़ाइयाँ चलती थी, आपस की जो रंजिशें थी, और उनकी अंदरूनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने हम पे लगभग 200 साल तक रूल किया। 1757 में सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे स्टार्ट किया रूल करना, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में, कि किस प्रकार उन्होंने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पे कब्जा किया। और इसी कारण से लगभग 1857 में जो क्रांति शुरू हुई, अपराइजिंग जो था 1857 का, वो हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए किया, लेकिन उसमें भी हमारी हार हुई, जिसके बाद लगभग आने वाले 100 साल तक हमें अंग्रेज़ों के अधीन होकर रहना पड़ा, यानी कि अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर रहना पड़ा। अंग्रेज़ जो थे वो हम पर और स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली रूल करने के लिए जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, देश को चलाने का जो उनका स्ट्रक्चर था, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते गए। उन्होंने स्ट्रक्चर को बदला, फिर कुछ लॉज बनाई कॉमन, और कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह पर रखी। यानी कि पहले हम लोग क्या अलग अलग राजा थे सब जगहों पे, और अलग अलग तरीके से वो देश को चलाते थे, लेकिन इन्होंने पूरे देश के अंदर एक लीगल सिस्टम, सिमिलर लीगल सिस्टम कर दिया। अब इंग्लिश जो थे, उन्होंने वही लॉज बनाए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके अपनाए जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिले, इंग्लिश लोगों को, यानी कि उन लोगों को ही ज़्यादा फ़ायदा मिले। यानी कि उनका उद्देश्य ये था ही नहीं कहीं भी कि भारत की स्थिति को सुधारना है या भारत को हमें डेवलप करना है। जस्ट उनका एक ही मोटिव था, टू प्रॉस्पर इंग्लैंड एट एनी कॉस्ट, यानी कि भारत को एक्सप्लॉइट करना है और इंग्लैंड को प्रॉस्परस करना है। तो उनका जो उद्देश्य था वो तो हमारे सामने क्लियर ही है कि वो क्या चाहते थे। तो अब हम देखेंगे 1857 की अपराइजिंग के बारे में, कि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई उसमें क्या हुआ। अब 1857 की जो क्रांति थी वो क्यों हुई, उसका पहला कारण बताया गया था पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, कि जो लोग थे भारत के जितने भी, भले उस समय भारत लगभग 600 से ज़्यादा छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो अंग्रेज़ों का जो रूल करने का तरीका था, यानी कि वो पॉलिटिकली हर एक व्यक्ति को अलग तरीके से वो ट्रीट करते थे। जो उनके साथ रहता था, जो उनकी मदद करता था, उसको वो ज़्यादा तवज्जो देते थे। जो उनसे दूर रहता था, जो उनके सामने डटकर खड़ा रहता था, उसके साथ वो अलग व्यवहार करते थे। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन थी, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पे पूरे भारत के अंदर डिससेटिस्फाइड थे लोग अंग्रेज़ों के रूल से, ये एक कारण था 1857 की क्रांति का। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। अब अंग्रेज़ों ने देखिए हमारी इकोनॉमी को तो बिल्कुल ही ठप कर दिया था। उन्होंने यहाँ से माल खरीद कर कच्चा इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड से जो माल था सस्ता बनाकर भारत में महंगे दामों पे बेचा, यहाँ पे बनने वाली चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के कारण भी भारतीय लोग खुश नहीं थे। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स और कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी माने जाते हैं। सोशल फैक्टर में हम ले सकते हैं कि उन्होंने हमारे जो समाज के अंदर जो कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे कि हमारे जो प्राचीन परंपरा के जो लोग हैं, जो पुरानी सोच वाले लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज का रिवाज था, हमारे यहाँ पर सती प्रथा का रिवाज था, हमारे यहाँ पर विधवा हो जाती थी अगर कोई लेडी तो उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनसे छेड़छाड़ की और इस सबको बदल दिया। तो ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब रिलीजियस फैक्टर्स की बात की जाए, उन्होंने हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़े मुद्दों पे भी उन्होंने बदलाव लाए। ऐसे मुद्दे जो कि हमारे धर्म के साथ जुड़े हुए थे उनको भी उन्होंने बदला। अब ये जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आहत करने वाली थी। फिर मिलिट्री फैक्टर भी थे उसके अंदर कुछ। मिलिट्री फैक्टर में आप देखिए कि अंग्रेज़ जो थे
वो भारतीय लोगों को उच्च पद नहीं देते थे। यानी कि हमारे यहाँ का भले सैनिक जो है कितना भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन उसको कहीं भी अच्छी पोजीशन, अच्छा रैंक उसको मिलिट्री में नहीं दिया जाएगा, उसको छोटे रैंक्स पे ही रखा जाएगा। ऊंचे पदों पे अंग्रेज़ अधिकारियों को ही रखा जाता था। और एक इमीडिएट रीज़न उस समय का था, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये वहाँ का एक इमीडिएट रीज़न माना जाता है कि उस समय ही ऐसा क्यों हुआ। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो आप मूवी का नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे, आमिर खान की। तो अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उसमें मंगल पांडे के तौर पे जो पहले शहीद के रूप में दर्शाया गया 1857 की क्रांति के, वो थे हमारे मंगल पांडे। और अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से क्रांति शुरू हुई थी। चलिए, वो पिक्चर जब आप देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको ये चीज़ बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था, तो ये रीजंस तो हमने देख लिए। अब एनफील्ड राइफल के बारे में जान लेते हैं। ये इमीडिएट रीज़न माना जाता है एनफील्ड राइफल वाला। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों ने हमारी आर्मी के अंदर एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, और वो राइफल थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और उस राइफल के अंदर जो कारतूस डाले जाते थे, आपको पता है ना उस समय इतनी ज़्यादा टेक्निक तो थी नहीं, तो कारतूस यानी कि जो गोलियां डाली जाती थी, उन गोलियों को सबसे पहले अपने मुंह से छीलना पड़ता था। उस गोली को अपने मुंह में डालकर थोड़ा छीलना पड़ता था, उसके बाद उसको राइफल में डाल के फिर शूट किया जाता था। अब हुआ यूं कि जो हमारे लोग थे, जो आर्मी वाले थे, उनको कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई गई है। क्या मिलाई गई है? गाय की चर्बी मिलाई गई है। और दूसरी तरफ ये भी सुनने को आया कि इसके अंदर सूअर की चर्बी भी मिलाई गई है। तो अब आप जानते हैं कि गाय जो है, हम हिंदू भाइयों के लिए पूजनीय है। हम गाय का मांस नहीं खाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गौ माता कहते हैं। और वहीं हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो लोग सूअर को नहीं खाते हैं, वो हराम मानते हैं सूअर को खाना। तो ऐसे में अब ये जो राइफल जब इंट्रोड्यूस की गई, तो इससे हमारे भारतीय लोगों की, अब उस समय देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं थे भाई। आज जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, हम ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होते जा रहे हैं। बट एक्चुअल में ये न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो तो हम हिंदू मुस्लिम होना भी बंद हो जाएंगे। तो उस समय ये चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा क्या नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी कुल मिला के देखा जाए, क्योंकि भारत एक सिंगल देश था। ना ही पाकिस्तान था, ना ही कोई मुस्लिम था, ना ही कोई हिंदू था, सब भारतीय थे भाई। तो एनफील्ड राइफल को जब मुंह से छीलना पड़ता था थोड़ा उसकी गोली को, तो इससे भारतीय लोगों की, यानी कि मुस्लिम्स जो थे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, और भारतीय के हिंदू जो लोग थे, उनकी धार्मिक भावनाएं ये काफ़ी आहत हुई, क्योंकि उसके अंदर गाय की चर्बी कहा जाता था उसमें मिलाई गई है, और ऐसा भी कहा जाता था कि उसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई है। इस कारण से जो भारतीय सैनिक थे वो संतुष्ट नहीं थे, उनको उनके अंदर एक बड़ा गुस्सा था कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध जाके किया जा रहा है। इसलिए जो क्रांति थी वो शुरुआत की गई थी इसी रीज़न से। रीज़न क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। और इस क्रांति के जो सबसे पहले मार्टियर थे, शहीद थे, वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और सबसे पहले 1857 की क्रांति में वो शहीद हुए। इसके अलावा नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन सब ने भी इस क्रांति के अंदर पार्ट लिया। और 1857 की क्रांति जो थी, उसने ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गई तो उससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ था, नहीं, उससे भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ। 1857 की क्रांति जब फेल हुई, भले वो फेल हो गई, लेकिन इसके बाद से भारत के अंदर कंपनी रूल एंड हो गया था। क्या एंड हो गया था? कंपनी रूल। अब आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पर कंपनी और ब्रिटिश रूल दोनों में फ़र्क है। अब जो कंपनी भारत में आई थी, वो क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी, क्वीन विक्टोरिया से कुछ अंग्रेज़ी ट्रेडर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी ने क्वीन विक्टोरिया से इजाज़त मांगी कि हम भारत में जाकर ट्रेड करना चाहते हैं, हम भारत में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो उन्होंने आज्ञा दी और वो भारत में आकर ट्रेड करने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये अपने हिसाब से ही भारत के राजा बन बैठे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो क्वीन विक्टोरिया को पता लगा कि ये भारतीय लोग जो हैं वो हमारे रूल से संतुष्ट नहीं है, यानी कि अभी कंपनी का रूल था वहाँ पे, क्वीन विक्टोरिया का नहीं था।
तो फिर क्वीन विक्टोरिया ने जो इंडिया की जो बागडोर थी, भारत के ऊपर जो रूल जो था ब्रिटिश कंपनी का, उस कंपनी के रूल को ख़त्म करके अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि अब जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि क्वीन विक्टोरिया का रूल भारत पर शुरू हुआ। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बदलाव आए, मिलिट्री में काफ़ी बदलाव आए, सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज में भी बदलाव है। यानी कि पहले क्या है, हमारे लोकल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे भारत में रहने वाले, वही लोग चेंज करते थे, लेकिन अब सब कुछ ऊपर से यानी कि क्वीन विक्टोरिया के थ्रू होने लगा। द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ 1857 अपराइजिंग। अब कुछ कारण, अब हमने ये तो देख लिया कि वो शुरू क्यों हुई थी और उसका प्रभाव क्या पड़ा, लेकिन इसके फेल होने के क्या रीज़न थे तो वो भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर काफ़ी शॉर्टली बताया गया, बट काफ़ी अदर बोर्ड्स के अंदर, अदर जगहों पे इसके काफ़ी डिटेल्ड मतलब स्टडीज़ में बताई जाती है कि क्यों ये स्टार्ट हुई, फिर इसके प्रभाव क्या पड़े और क्यों ये फेल हुई। तो फेल होने के जो कारण है उसमें पहला हम देखते हैं, अपराइजिंग जो थी वो टाइम से पहले शुरू, यानी कि प्लान टाइम, जो समय प्लान किया गया था। अभी समझो हम 10 दिन बाद कोई काम करने वाले और एकदम से आज ही कर देंगे, तो जो बाकी लोग हैं जिनको हमने 10 दिन बाद का टाइम दिया हुआ है वो हमारी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग से पहले ये हुआ, समय से पहले ये हुआ। दूसरा, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, इसमें जो लीडरशिप नहीं थी कोई भी। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो टीम रहती है, अब आपने मैच देख रहे होंगे आप सब लोग IPL के, तो मैच के अंदर एक कैप्टन होता है भाई। तो कैप्टन जो होता है उसका उद्देश्य होता है कि भाई टीम को जिताना, और वो टीम के फ़ायदे के लिए काम करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करता है। तो अगर एक कैप्टन ना हो, अब 11 के 11 प्लेयर अपनी मर्जी से चलेंगे, तो क्या टीम जीत पाएगी? क्या वो खेल पाएंगे ढंग से? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में एक लीडरशिप की कमी थी, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। हर एक जो व्यक्ति था, हर एक जो राजा था, वो अपने फायदे के लिए लड़ रहा था, अपने राज्य के लिए लड़ रहा था, किसी को भारत के बारे में कुछ नहीं पता। तो लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। दूसरा, इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स। उस समय के हमारे पास जो हथियार थे वो पहली बात तो काफ़ी नहीं थे, यानी कि बहुत ही कम थे और बहुत ही पुराने थे, यानी कि उनका उपयोग हम अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए नहीं कर पाए, इतने पुराने थे वो। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट देन नेशनलिज्म। अब आपको जैसे मैंने बताया कि उस समय जो भारत था वो काफ़ी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि लगभग 600 से ज़्यादा भारत के अंदर छोटी छोटी रियासतें थी, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे, किंगडम्स थे। अब हर एक राजा जो था वो अपने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, भाई उसे अपने राज्य को बचाना है, वो इसीलिए लड़ रहा था। नेशनलिज्म तो था ही नहीं किसी के अंदर, किसी को ये पता ही नहीं था कि मुझे भारत को बचाना है। सब लोग सोच रहे थे भाई मुझे अपने XYZ जो भी मेरे राज्य हैं, मुझे अपने अपने राज्य को बचाना है। तो यानी कि सेंट्रल जो सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट था उनका मतलब एक ही इंटरेस्ट था, भाई खुद को बचाना, खुद के लिए काम करना। नेशनलिज्म तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। तो ये भी एक कारण था उसके फेल होने का। आगे, लैक ऑफ सुइटेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप। अब जो उस समय जो लोग थे जो उसमें लड़ना चाहते थे, उन लोगों की जो लीडरशिप थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं थी। ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब कोई एक प्रॉपर लीडर नहीं था भी जिसकी बात मानी जाए, सब अपनी अपनी जगह पर लीडर ही थे। तो जब सब लीडर होंगे, सब कैप्टन होंगे, तो नहीं जीत पाएंगे भाई। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से हमारा जो 1857 की क्रांति शुरू हुई और फिर वो फेल भी हो गई। ऑल्दो उससे प्रभाव, एक ग्राउंड तैयार हुआ आने वाले सालों में देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक, द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स के बारे में। बॉयकॉट, अब पहले तो बॉयकॉट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। बॉयकॉट मतलब किसी चीज़ का बॉयकॉट करना, मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल ही मतलब उसके लिए ना कर देना, कि उस चीज़ का उपयोग करना या उसको मानना, भाई वो चीज़ हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसको हम कह देते हैं बॉयकॉट करना। इंडिजिनियस यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, यानी कि क्या किया गया, आप नाम से ही समझ गए होंगे, बॉयकॉट यानी कि विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट किया गया, यानी कि विदेशी चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे, विदेशी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, तो विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट किया गया। और इंडिजिनियस यानी कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना शुरू किया गया। और इसके साथ साथ जो मूवमेंट था हमारा, उसका नाम था यहाँ पर बंग भंग मूवमेंट। जैसे कि नाम हमें सजेस्ट करता है, बंग भंग। बंग मतलब बंगाल से बात की जा रही है, बंगाल, और भंग मतलब जो बंगाल को डिवाइड किया गया था, उस मूवमेंट को जो चलाया गया था बंगाल को फिर से एक करने के लिए 1905 में, उस मूवमेंट को कहा जाता है बंग भंग मूवमेंट। अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल की थी, ये हम सब भली भांति जानते हैं। और अंग्रेज़ों ने क्या किया,
बंगाल जो था हमारा, बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, बहुत ही बड़ा एक राज्य था बंगाल। अब अंग्रेज़ लोग जब भारत पे रूल कर रहे थे, जब उनका बंगाल पे कब्जा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल, आज अगर बात की जाए ना, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को मिला दिया जाए आज के, तो एक बंगाल था पुराने समय में, यानी कि बंगाल में से ही बिहार और उड़ीसा को निकाला गया है। तो बंगाल काफ़ी बड़ा प्रोविंस था, दूसरे स्टेट्स के मुकाबले वो काफ़ी बड़ा था। और बंगाल को एक नेशनल अवेकनिंग का एक सेंटर भी माना जाता है, यानी कि यहाँ पे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरे पार्ट्स के जो लोग थे उनसे ज़्यादा ये लोग जागरूक थे देश के प्रति। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपने आप को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर इस प्रांत के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता रहेगी, राष्ट्र प्रेम रहेगा, तो धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल जाएगा। इस कारण से इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ ये समझ चुके थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इस तरीके से तो ज़्यादा दिन हमारा यहाँ पर टिकना संभव नहीं है और जल्दी हमारा बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक हो जाएगा। सो इसी कारण से अंग्रेज़ों ने स्ट्रेटजी बनाई डिवाइड एंड रूल की, और उन्होंने लोगों को कॉम्युनिज्म यानी कि जातिवाद के आधार पर, कौम के आधार पर बांटना शुरू किया। अब उसी दौरान भारत के अंदर 1899 से लेकर 1905 तक वायसरॉय कर्जन जब भारत में आए, जब उनका रूल था, जब वो यहाँ पर वायसरॉय बनकर आए, तो उन्होंने बंगाल को एक बड़ा प्रोविंस बताया कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। क्यों बांटेंगे भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के हिसाब से। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर कि भाई इतने बड़े प्रोविंस को हम एक साथ नहीं चला पा रहे, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो हमारे लिए इसको चलाना, इसकी देखभाल करना संभव हो पाएगा। अब इस चीज़ का जब बंगाल को यानी कि ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में बांटा गया, तो इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ कि भाई ऐसे कैसे आप कर सकते हो, पूरे देश में विरोध हुआ। लेकिन बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 को बांट दिया गया, और 16 अक्टूबर 1905 के दिन को ही बंगाल के अंदर नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में मनाया जाने लगा। कौन सा दिन था ये? 16 अक्टूबर 1905 के दिन को नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से मनाया। मॉर्निंग डे यहाँ पर MOURN है, मॉर्निंग मतलब शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन अनाउंस किया गया कि सब अंग्रेजी चीज़ों का बॉयकॉट किया जाएगा, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया जाएगा, और इंडिजिनस गुड्स यानी कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसमें बंगाली ही नहीं, बाकी देश के जो बाकी भारतीय थे उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल गलत माना। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है यानी कि बांटा गया है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। तो सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। और उसी दिन, जिस दिन इसको अलग किया गया, उसी दिन हिंदू और मुस्लिम जो थे इन्होंने एक दूसरे को राखियाँ बांधी। अब देखिए कितना सुंदर उदाहरण हमारे एक अद्भुत भारत का दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को, हिंदू बहनें मुस्लिम भाइयों को राखी बांध रही हैं, मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांध रही हैं। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, काश ऐसा हमें आज भी देखने को मिले। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। तो ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया, यहाँ पर काफ़ी भड़काई जाती हैं चीज़ें। तो कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। सो वी आर इंडियंस, और हमारा जो जितना हम लोगों ने योगदान दिया है भारत को आज़ाद करवाने के लिए, उतना मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक वर्ग ने अपने जगह पर योगदान दिया है। हाँ, इसकी एकता को हमें कभी भी भंग नहीं होने देना है, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम जो थे इन्होंने एक दूसरे को राखियाँ बांधकर बहनों ने अपनी यूनिटी को एक्सप्रेस किया कि हम लोग कितने ज़्यादा यूनाइटेड हैं, ये एक्सप्रेस किया। तो ये जो मूवमेंट चलाया गया जिसको हम बंग बंग मूवमेंट कहते हैं, इसके तीन मेन कैरेक्टर्स थे। पहला, अडॉप्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यानी कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ। दूसरा, विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट करो। और नेशनल एजुकेशन लो। एजुकेशन भी हम कौन सी लेंगे? नेशनल एजुकेशन। और भारत को इससे बहुत फ़ायदा हुआ स्वदेशी मूवमेंट से। जबकि इंग्लिश इंडस्ट्री जो थी, जो देखिए अंग्रेज़ वहाँ से चीज़ें बनाकर भेज रहे हैं भारत में बेचने के लिए महंगे दामों पे, लेकिन भारतीय लोग खरीद ही नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उन पर। तो मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड में एक जगह है, मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था वो बंद हो गया आना। चीनी, शूज़, सिगरेट्स, टोबैको एट्सेट्रा, ये सब चीज़ जो इंपोर्ट की जाती थी इंग्लैंड से, उनका इंपोर्ट क्या हो गया? कम हो गया। कपड़े की जो सेल थी, जो भारत में बना कपड़ा था, स्वदेशी कपड़े की सेल बढ़ गई।
देखिए आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं चाइनीज़ चीज़ों को बॉयकॉट करने की। तो देखिए बॉयकॉट करने का अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप बंग भंग मूवमेंट से ले सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से इंग्लैंड से आने वाले, तो उस समय तो ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं होते थे कि सिर्फ इंग्लैंड का कपड़ा मिलेगा या फिर भारत का मिलेगा, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अलग अलग देशों में बनी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इवन भारत की ही अलग अलग कंपनियां एक ही चीज़ बनाती हैं। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन है, तो हम चाइनीज़ चीज़ों का अगर बॉयकॉट करना चाहें तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो उस समय अंग्रेज़ों के वहाँ से आने वाली चीज़ों की जो गिनती थी वो कम हो गई, यानी कि उसमें काफ़ी गिरावट आई और भारतीय चीज़ों की सेल बढ़ गई। फैक्ट्रीज जो कि स्वदेशी चीज़ें बना रही थी उनको और ज़्यादा स्टार्ट किया गया और ज़्यादा सेटअप किया गया, और इसका जो प्रभाव था इसी मूवमेंट का ये भारत में पंजाब, यूपी, एमपी, मुंबई जैसी जगहों पे, मद्रास जैसी जगहों पे भी देखने को मिला। इसके अलावा गुजरात में भी इस मूवमेंट की गूंज सुनाई देने लगी, और ये इतना ज़्यादा मतलब मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसका मुद्दा जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया गया। देखिए 6 साल के अंदर 1905 में बंगाल को विभाजित किया गया था, इनकी बांटा गया था, और 1911 के अंदर बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके ऊपर विचार हुआ और आने वाले 6 सालों के अंदर यानी कि 1911 में बंगाल के डिवीजन के ऊपर रीथिंक किया गया, उसके ऊपर दोबारा सुनवाई की गई, दोबारा उस पर सोच विचार किया गया, एंड दिस वाज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस। तो इसको दोबारा से भारत का जो बंगाल था इसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, और ये भारतीय लोगों की बहुत ही बड़ी जीत थी। और इसी को अवेकनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के रूप में हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी रूल के खिलाफ हमने किस तरीके से जागरूकता हासिल की। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पहले बंगाल को बांटा और फिर किस प्रकार से हमने अपनी जॉइंट एफर्ट से बंगाल को फिर से आज़ाद करवा दिया। अगला हमारा टॉपिक है अभी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं अभी। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बाद अंग्रेज़ जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, यानी कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में जो एकता थी उसको भंग करना चाहते थे, उसको तोड़ना चाहते थे। फिर उस समय जो लॉर्ड मिंटो और इंडियन वज़ीर, जिसको हम दीवान भी कहते हैं, वज़ीर भी कहते हैं, आप जानते हैं, मॉर्ले, कौन थे ये दो लोग? वायसराय मिंटो, लॉर्ड मिंटो और मॉर्ले जो कि वज़ीर थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को यानी कि इंडियन नेशनलिज्म को, भारतीय राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए क्रश करने की कोशिश की। कैसे किया, क्या किया इन्होंने ऐसा? अब इनका पहला पैंतरा जो था बंग भंग मूवमेंट, डिवीजन ऑफ बंगाल, वो तो फेल हो गया। फिर इन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि भारतीय लोग, हिंदू मुस्लिम जो है मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इनकी जो फाइट है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपर क्लास मुस्लिम्स जो थे उनको भड़काना शुरू कर दिया। अपर क्लास मुस्लिम मतलब ऊंची जात वाले जो मुस्लिम लोग थे उनको भड़काना शुरू कर दिया, और इंग्लिश लोग इसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, इसमें वो कामयाब भी हो गए। इन्होंने ग्रुप ऑफ मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लोगों के ऐसे ग्रुप को कन्विंस कर लिया। किस बात के लिए कन्विंस कर लिया, किस बात के लिए राज़ी कर लिया? दैट दे मस्ट फॉर्म अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि अब तक तो कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं भाई, सब लोग मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम साथ में ही लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हें एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए और तुम्हें एक सेपरेट वोटिंग राइट्स, तुम्हें अधिकार मिले अलग से वोटिंग करने का। इन्होंने उनसे कहा कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड करो, और डिमांड करो कि आपको सेपरेट वोटिंग राइट्स मिले और सेपरेट वोटिंग सेंटर्स भी आप लोगों को मिले। और ये बात जो थी, ये जो ग्रुप था मुस्लिम्स का, उन्होंने मान ली और उन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्म कर दी, जो कि 1906 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी मुस्लिम लीग? 1906 में। और इसके कौन कौन इसके अंदर थे, कौन कौन इसके अंदर शामिल थे? वो थे रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स के रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो हेड थे आगा खान, फिर नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, फिर वायसरॉय मिंटो खुद देखिए अंग्रेज़ जो थे वो खुद इसके अंदर शामिल थे। उनका बस एक ही उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। तो इसमें मुस्लिम रिलीजियस हेड आगा खान, देन नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वायसरॉय मिंटो थे, और उसके जो पर्सनल मिनिस्टर थे डनलप स्मिथ, ये भी अंग्रेज़ थे, ये लोग इसमें शामिल थे। तो यानी कि ऐसा माना जाता है इन सब ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब योगदान दिया था। और इन ऑर्डर टू स्टॉप मुस्लिम्स फ्रॉम अटेंडिंग, अब इन्होंने एक और देखिए पैंतरा, कितनी गिरी हुई हरकतें थी अंग्रेज़ों की। आप देखिए
इन्होंने मुस्लिम लोगों को कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग्स होती थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी ना कांग्रेस की, यानी कि उस समय तो एक ही पार्टी थी हमारे यहाँ पर कांग्रेस, तो कांग्रेस की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी, एनुअल मीटिंग्स होती थी, उसमें मुस्लिम लोग कम से कम जा पाएँ। इस कारण से वो मुस्लिम लीग की जो कॉन्फ्रेंस होती थी वो भी सेम डे पे रखते थे जिस दिन कांग्रेस की होती थी। मतलब कितनी गिरी हुई हरकतें थी इनकी और कितनी तुच्छ इन लोगों की सोच थी, आप यहाँ से देख सकते हैं अंग्रेज़ों की, कि जैसे समझिए कांग्रेस की मीटिंग 31 दिसंबर को रखी गई है, तो 31 दिसंबर को ही मुस्लिम लीग की भी मीटिंग रखी जाएगी, ताकि जो मुस्लिम लोग कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं वो कांग्रेस की मीटिंग अटेंड ना कर मुस्लिम लीग की मीटिंग में ही फंसे रह जाएं। तो इतने गिरे हुए लोग थे ये। Thus the demand for separate representation is not the brainchild of Muslim। तो हम कह सकते हैं कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेपरेट वोटिंग राइट्स जो मांगी गई थी वो मुस्लिम्स के दिमाग की उपज नहीं थी। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर एक सेपरेट वोटिंग राइट, सेपरेट वोटिंग सेंटर्स डिमांड किए गई, लेकिन ये जो था ये किसके दिमाग की उपज थी? ये इंग्लिश पॉलिसी की उपज थी, यानी कि अंग्रेज़ों के दिमाग की उपज थी। हमारे मुस्लिम भाइयों का ये इसमें कोई भी रोल नहीं था। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट्स। That's why many writers considered Minto as the father of Muslim communalism। तो मिंटो जो है उनको फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म कहा जाता है, यानी कि मिंटो को फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म कहा जाता है। हिस्टोरियन ऑल्सो गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक जाकर कह दिया है कि पाकिस्तान का जो रियल क्रिएटर है मोहम्मद अली जिन्ना या फिर रहमतुल्लाह नहीं है, पाकिस्तान बनाने वाला रहमतुल्लाह या फिर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, वो है मिंटो। यानी कि एक अंग्रेज़ ने पाकिस्तान बनाया है, और ये बात कहीं ना कहीं तक सही भी है, क्योंकि हमने देखा जब मुस्लिम लीग ही बनाई गई है मिंटो के द्वारा, तो ऑब्वियसली हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया या रहमतुल्लाह ने बनाया है? ये बनाया गया है मिंटो के द्वारा। और उस दिन से, जब से मुस्लिम लीग बनी है, उस दिन से भारत और मुस्लिम्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप हमें भारत के दो टुकड़े करने पड़े, भारत और पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो ये था हमारा चैप्टर नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।